शमशान के ऊपर से काले साए अपनी दुनिया में लौट चुके थे। पत्थर भुज बाबा ने सही समय पर आकर सबकी जान बचा ली थी। मायापुर में एक बार फिर से सूरज ने उम्मीद की रोशनी बिखेर दी थी। उम्मीद की मालती कभी लौटकर नहीं आएगी। उम्मीद की नीति का सच हमेशा यामिनी के सीने में दफन रहेगा। उम्मीद कि मायापुर में फिर से खुशियां लौट आएंगी, लेकिन इन सब की सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती थी, क्योंकि चंद्रकला जानती थी कि मालती इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। वो अपना इंतकाम जरूर लेने आएगी, और इस बार जब वो आएगी तो दुगनी शक्तियों के साथ आएगी। लेकिन इसके अलावा एक और बात थी जो चंद्रकला को परेशान कर रही थी, और वो ये कि पत्थर भुज बाबा यहाँ कैसे पहुँच गए, वो वापस मायापुर में कैसे आ गए, कहीं इन्हें इस किताब की भनक तो नहीं लग गई। ये सोचते सोचते चंद्रकला ने उस किताब को सीने से लगा लिया। वो होने दे सकती है, पर इस किताब को गलत हाथों में नहीं जाने दे सकती। अगर ये किताब गलत हाथों में चली गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और वैसे भी चंद्रकला से एक भूल पहले ही हो चुकी थी कि उसने ये किताब सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के लिए निकाली थी, पर उसे 2 बार इस्तेमाल करना पड़ गया। ये करके चंद्रकला ने सिर्फ बुरी शक्तियों का ही नहीं बल्कि अच्छी शक्तियों का भी विश्वास तोड़ा था। इससे उसकी शक्तियां भी कम हो सकती थी, और पत्थर भुज बाबा इस किताब को हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हो ना हो जरूर यामिनी ही इनको वापस मायापुर लेकर आई है। खैर, माधव की मौत के बाद अंगुना ने आखिरकार माधव का शरीर वापस लौटा दिया था। चंद्रकला ने सब विधि से माधव का अंतिम संस्कार किया। बाहर माधव की चिता जल रही थी और यामिनी के अंदर गुस्से की आग। उसने अपने स्वार्थ के लिए चंद्रकला के साथ मिलकर मालती को आजाद कराना जरूर चाहा था, पर चंद्रकला के लिए उसकी नफरत अभी भी कम नहीं हुई थी। वो माधव की मौत की जिम्मेदार अभी भी चंद्रकला को ही मानती थी, और आज माधव की जल रही चिता को देखकर उसके अंदर की आग फिर भड़क गई थी। और ऐसा ही कुछ चंद्रकला के साथ भी था। उसने नीति के लिए यामिनी के साथ 60 गांठ जरूर की थी, पर वो ये जानती थी कि सरपंच जी, मालती और जितेंद्र के हत्यारे यामिनी और योगेंद्र ही हैं, और इसके लिए वो कभी उन्हें माफ नहीं कर सकती थी। कुछ देर में माधव की चिता की आग ठंडी होने लगी और सब लोग वहां से जाने लगे। चंद्रकला शमशान के दरवाजे से बाहर निकलने ही वाली थी कि पीछे से पत्थर भुज बाबा ने चंद्रकला को आवाज लगाकर रोक लिया। चंद्रकला! चंद्रकला रुक गई। पत्थर भुज बाबा उसके नजदीक आए और कहा, चंद्रकला, वो किताब मुझे चाहिए। बाबा ने इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात की, और चंद्रकला के पास भी इसका सीधा जवाब था, हरगिज नहीं, मैं ये किताब कभी आपके हाथ नहीं लगने दूंगी। मैंने जीवन भर और जीवन के बाद भी इस किताब की रक्षा करने की कसम खाई है। चंद्रकला ने बाबा की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा। इस पर बाबा को बहुत गुस्सा आया और बाबा ने कहा, मैं चाहूँ तो इसी वक्त ये किताब तुमसे छीन के ले जा सकता हूँ और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इस पर चंद्रकला हंसी और कहा, नहीं ले जा सकते। जब तक ये किताब मेरे हाथ में है, आपकी कोई भी शक्ति मेरे ऊपर असर नहीं करेगी, और किताब के ऊपर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का परिणाम आप भली भांति जानते हैं। आप अपनी ही सारी शक्तियां खो देंगे। जो बात चंद्रकला कह रही थी वो बाबा भी अच्छे से जानते थे, इसीलिए किताब को छीनना या उस पे अपनी शक्तियां इस्तेमाल करने की भूल बाबा कभी नहीं कर सकते थे। तो पत्थर भुज बाबा ने चिढ़कर कहा, तुम भी जिद्दी हो, बिल्कुल ऋषि अथर्व की तरह।
लेकिन तुम ये नहीं जानती कि ऐसी ऐसी यातनाएं दी थी मैंने ऋषि अथर्व को इस किताब के लिए कि अपनी मृत्यु मांगने पर भी मजबूर हो गए थे, पर कभी अपना मुंह नहीं खोला। पर तुमसे मैं ये किताब लेकर रहूंगा। और पत्थरबुझ बाबा गुस्से में वहां से चले जाते हैं। पर ऋषि अथर्व के बारे में ये सब सुनकर चंद्रकला की आंखों में आंसू आ गए। ऋषि अथर्व चंद्रकला के लिए सिर्फ एक ऋषि नहीं थे, उसके गुरु थे। कितनी सारी विद्याएं सीखी है उसने ऋषि अथर्व से, और आज उन्हीं को लेकर ऐसी बातें सुनना कि उन्हें इतनी यातनाएं दी गई कि वो मृत्यु मांगने पर मजबूर हो गए। समय आने पर पत्थरबुझ बाबा को ऋषि अथर्व को दी गई एक एक यातना का हिसाब चुकाना पड़ेगा। यही सोचते सोचते उदास चंद्रकला वहां से चली गई। और ये सब बातें दूर से यामिनी और योगेंद्र दोनों भी सुन रहे थे। यामिनी भी अब ये समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ तो बहुत खास है इस किताब में। तभी तो पहले काली शक्तियों का इस पर कुछ असर नहीं हो रहा था, और अब पत्थरबुझ बाबा को भी यही किताब चाहिए। यामिनी ने मन ही मन ये ठान लिया था कि पत्थरबुझ बाबा को ये किताब मिले ना मिले, वो ये किताब जरूर लेकर रहेगी। वहां से निकलकर चंद्रकला अपने घर पर पहुंची। नीति को देखने के लिए उसकी आंखें तरस रही थी। कितने दिन से वो नीति के साथ अच्छे से बैठी नहीं थी, बैठ के बातें नहीं की थी, साथ बैठकर खाना नहीं खाया था। उसने आज सोच लिया था कि चाहे कितना भी जरूरी काम हो जाए, आज का पूरा वो दिन नीति के साथ ही बिताएगी। और जैसे ही चंद्रकला के पैरों की आहट नीति को सुनाई दी, नीति दौड़कर बाहर आई। चंद्रकला को देखकर उसके चेहरे पर हंसी खिल उठी और उसने दौड़कर चंद्रकला को गले लगा लिया। चंद्रकला ने भी कुछ देर तक नीति को गले लगाए रखा। तब तक पीछे से नंदिनी, दाई अम्मा और छाया भी आ गए। चंद्रकला खड़ी हुई और नंदिनी, दाई अम्मा को धन्यवाद कहा। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी, आप लोगों ने मेरी नीति का ख्याल रखा। चंद्रकला ने हाथ जोड़ते हुए कहा। नंदिनी ने तुरंत चंद्रकला के हाथ पकड़ लिए और कहा, कैसी बात कर रही हो चंद्रकला? हमें तो तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए कि तुमने हमें यहाँ रुकने दिया और अपनी जान पे खेलकर उस काली शक्ति से भिड़ने चली गई। दाई अम्मा ने भी नंदिनी का साथ देते हुए कहा, हाँ चंद्रकला, नंदिनी ठीक कह रही है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तभी छाया बीच में बोल पड़ी, क्या वो चुड़ैल अब हमारे उस कमरे में नहीं रही दाई अम्मा? दाई अम्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, अब वो चुड़ैल उस कमरे में नहीं रही। इस पर छाया खुशी से उछल पड़ी और कहने लगी, ये नीति, अब तो तुम भी कभी भी हमारे घर आ सकती हो और जी भर के हम खेल सकते हैं, है ना चंद्रकला चाची? चंद्रकला ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, और तो और मैं खुद लेकर आऊंगी नीति को आपके साथ खेलने के लिए। चंद्रकला की ये बात सुनकर दोनों खुशी से झूम उठे और नाचने लगे। कुछ देर बाद नंदिनी, दाई अम्मा और छाया तीनों वहां से चली गई और चंद्रकला और नीति दोनों अंदर आ गए। अंदर आते ही नीति ने चंद्रकला से शिकायत करते हुए कहा, माँ, अब चाहे आपको कितना भी जरूरी काम हो जाए, आप मुझे अकेला कभी छोड़कर नहीं जाओगे, और रात में तो हरगिज नहीं। आपको पता है मैं कितनी डर जाती हूँ। चंद्रकला ने नीति की इस मासूम सी शिकायत को स्वीकार करते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं जानती हूँ आप बहुत डर जाते हो, पर क्या करें, माँ का काम ही ऐसा है। पर आज पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, अब खुश? और नीति के चेहरे पर खुशी झलक आई। नीति की खुशी को और बढ़ाते हुए चंद्रकला ने आगे कहा, चलो तुम्हारी खुशी और बढ़ा देते हैं और तुम्हारी मनपसंद खीर, पूरी और जलेबी बनाते हैं। नीति फिर खुशी से झूम उठी, अरे वाह, खीर, पूरी और जलेबी, आज तो मजा ही आ जाएगा। नीति की ये खुशी देखकर चंद्रकला को बहुत अच्छा लग रहा था और दोनों वहां से अंदर रसोई में चली गई। खुशी का माहौल यहाँ पर भी था और इनसे हजारों मीलों दूर अंगुना की दुनिया में भी। अंगुना की डरावनी हंसी चारों तरफ हवाओं में गूंज रही थी।
वो अपने कंकालों के सिंहासन पर बैठी हुई थी। उसके सामने कटीली, मालती और जितेंद्र भी खड़े थे और हंसते हंसते उसने कहा, स्वागत है तुम्हारा अंगुना की दुनिया में, मालती और जितेंद्र। पर मालती को जैसे इन सब से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। उसके अंदर तो अभी भी गुस्से की आग जल रही थी। उसने चिढ़ते हुए अंगुना से कहा, ये सब तो ठीक है अंगुना, पर तुम हमें यहाँ क्यों ले आई? मुझे तो वही मायापुर में रहना था और उन सबको खत्म करना था। इस पर अंगुना ने मालती को समझाते हुए पर गुस्से में कहा, मूर्ख मत बनो मालती, हर चीज का एक सही समय होता है, जोश में होश नहीं खोया जाता। मालती और जितेंद्र को अंगुना की बातें फिजूल लग रही थी। जितेंद्र ने अंगुना से कहा, कोई सही समय नहीं होता है अंगुना, उन लोगों ने हमें मारने के लिए सही समय का इंतजार नहीं किया था, तो फिर हम क्यों सही समय का इंतजार करें? मालती ने भी जितेंद्र की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और वैसे भी तो वो लोग तुच्छ इंसान हैं और हम काली शक्तियाँ, वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। मालती की इस बात पर अंगुना को हंसी आ गई और उसने कहा, चंद्रकला को कभी भी कमजोर समझने की भूल मत करना मालती, और जब उसके पास वो किताब हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर वहाँ तो पत्थरभुज बाबा भी आ गए थे, उनकी शक्तियाँ हमसे ज्यादा बढ़ गई थी, अगर वहीं रहते तो भस्म हो जाते। और वैसे भी अभी तो तुम दोनों नए नए काले साए बने हो, अभी तक तो तुम्हें इन शक्तियों को इस्तेमाल करना भी नहीं आता है। मालती और जितेंद्र बड़े ध्यान से अंगुना की बातें सुन रहे थे और फिर जितेंद्र ने पूछा, तो तुम हमसे क्या चाहती हो? अंगुना ने इसका जवाब बड़ी ही चालाकी के साथ दिया, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, मैं तो बस तुम दोनों की मदद करना चाहती हूँ। मालती कुछ समझी नहीं, उसने पूछा, मदद? कैसी मदद? अंगुना ने इसका जवाब बहुत ही सोच समझ कर दिया, यही कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों यामिनी, योगेंद्र और उस चंद्रकला से अपना बदला ले सको। पर समस्या ये है कि कुछ शक्तियाँ तुम्हारे पास हैं, कुछ शक्तियाँ जितेंद्र के पास और कुछ शक्तियाँ मेरे पास हैं, और उन सबको मारने के लिए ये अलग अलग शक्तियाँ काम नहीं आ सकती, हमें एक होना पड़ेगा। मालती और जितेंद्र के कुछ समझ नहीं आया तो मालती ने पूछा, मतलब? हम कुछ समझे नहीं। अंगुना ने इसको सरल भाषा में समझाते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम दोनों अपनी सारी शक्तियाँ मुझे दे दो तो मैं तुम दोनों की शक्तियों को मिलाकर सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगी, फिर उनकी किसी भी शक्ति का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा और वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और फिर मैं तुम दोनों की मौत का बदला पूरा करूंगी। अंगुना की इन सब बातों में तर्क जरूर था, पर भावनाएं नहीं। मालती और जितेंद्र अपने बदले की आग को खुद शांत करना चाहते थे। उन्होंने अंगुना के तर्क के पीछे उसका स्वार्थ भाप लिया था और मालती ने गुस्से में कहा, नहीं, कभी नहीं, मैं अपना बदला खुद लूंगी, अपने बच्चे की मौत का बदला, जितेंद्र की मौत का बदला, मुझे किसी की कोई मदद नहीं चाहिए। अंगुना ने मालती से इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी, उसके लिए पासा उल्टा पड़ गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब वो कौन सी चाल चले। अंगुना ने एक और कोशिश करते हुए कहा, मालती, ये मत भूलो कि माधव को मारकर तुम्हारा एक बदला मैंने पूरा किया है, शमशान में पहुंचकर तुम्हारी जान बचाई है, इतने सारे एहसान है मेरे तुम्हारे ऊपर। इससे पहले कि अंगुना अपनी बात पूरी कर पाती, मालती बीच में ही बोल पड़ी, तुम्हारे एहसानों का कर्ज मैं चुकाऊंगी अंगुना, लेकिन अपना बदला पूरा करने के बाद। और सिर्फ इन लोगों को मारना ही मेरा मकसद नहीं है, इन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं मारा था बल्कि मेरे बच्चे को भी मारा था। मायापुर में जहाँ पर भी बच्चा पैदा होने वाला होगा वहाँ मैं उस माँ की और बच्चे की मौत बन के पहुँच जाऊंगी। मौत? मायापुर में एक भी बच्चा पैदा नहीं होने दूंगी मैं। आज पहली बार अंगुना की दुनिया में अंगुना की नहीं बल्कि मालती की हंसी गूंज रही थी। हंसते हंसते मालती ने जितेंद्र का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई।
लेकिन मालती की इन बातों से साफ हो गया था कि मायापुर पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराने वाले हैं, और इस बार सिर्फ हवेली पर नहीं बल्कि मायापुर के लोगों पर भी मालती का कहर बरसेगा। अंगुना के हाथ हार लगने के बाद भी उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान नजर आ रही थी, और इस मुस्कान का रहस्य कटीली समझ नहीं पा रही थी। उससे रहा नहीं गया और आखिर उसने अंगुना से पूछ ही लिया, अंगुना, हमारा सारा खेल उल्टा पड़ गया। हमने कितनी मेहनत की थी इस मालती को काली शक्ति बनाने में। मैं अपनी जान पे खेल कर उस कब्र से वो पत्थर हटाने गई, पर ये मालती हमें ठेंगा दिखाकर चली गई। इनकी शक्तियों के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पर मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम मुस्कुरा कैसे सकती हो। कटीली ने अपनी सारी भड़ास एक ही बार में अंगुना पर निकाल दी, और इस पर अंगुना जोर से हंसी और कहा, कटीली कटीली कटीली, बड़ी भोली हो तुम। इस हार में भी हमारी जीत ही छुपी है। कटीली कुछ समझी नहीं। उसने फिर पूछा, हार में जीत छुपी है मतलब? अंगुना ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मतलब यही कि जो हम चाहते हैं वही ये दोनों भी चाहते हैं, चंद्रकला और मायापुर की तबाही। तो इनको यही करने देते हैं। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और वैसे भी अभी चाहे कितना भी भाग ले, आखिर में तो इनको मेरे पास ही आना पड़ेगा। ये सुनकर कटीली के चेहरे पर भी हंसी आ गई, और उसने आगे पूछा, और तब तक हम क्या करेंगे? अंगुना ने इसका जवाब बिल्कुल धीरे से दिया और फिर जोर से हंसने लगी। तब तक हम तमाशा देखेंगे। फिर एक बार अंगुना की दुनिया में अंगुना की हंसी गूंजने लगी। क्या करेगी अब मालती अपना बदला पूरा करने के लिए, और कैसे रोकेगी चंद्रकला उसे मायापुर में तबाही लाने से, और क्या होगी अब यामिनी की अगली चाल?